हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिविडेंड चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। और डिविडेंड आप जानते हैं दोस्तों, सेक्शन 123 से लेके 127 तक होता है। तो सबसे पहले सेक्शन समरी आपके सामने। 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में है, उसके सोर्सेस के बारे में है। 124 को अपन यूडीए के नाम से जानते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 125 आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। और 126 इसमें होता था कि कंपनी डिविडेंड और बोनस शेयर और राइट शेयर को अबेयंस में होल्ड करती है। तो राइट टू डिविडेंड, राइट टू राइट शेयर्स, राइट टू बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस। और 127, अगर कंपनी 30 डेज के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे नहीं कर पाई तो उसका पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30। ये सेक्शन समरी हो गई। इसके बाद बेटा अपने नोट्स के हिसाब से समरी बनी हुई है, जिस सीक्वेंस में नोट्स है उसी की समरी है। सबसे पहले डिविडेंड की डेफिनेशन दी हुई थी कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, बट ये मीनिंग को नहीं बताता है। मीनिंग एक्चुअली डिविडेंड की ये होती है जो इन 4 पॉइंट्स में लिखी है। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसा भी अपन जानते हैं कि इट इज अ रिटर्न टू शेयर होल्डर। इट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू शेयर होल्डर। इट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू शेयर होल्डर। सेकेंड पॉइंट, फाइनल डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है? फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। यानी थोड़ा विस्तार में बोले तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करते हैं, प्रपोज करते हैं। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उस डिविडेंड को अप्रूव करते हैं। इसमें दो बातें हमेशा याद रखना कि शेयर होल्डर डिविडेंड के रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर वो सारे के सारे भी मिल जाएं, यूनानिमस रिजोल्यूशन भी पास कर ले, तो भी फाइनल डिविडेंड का रेट बढ़ नहीं सकता। सर इसके बाद वाले पॉइंट में लिखिए वो बात। द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर shall not exceed the amount recommended by the board। और उसके बाद डिविडेंड कैलकुलेट किस पे होता है दोस्तों? डिविडेंड कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। डिविडेंड परसेंट इज अ प्रपोर्शन ऑफ फेस वैल्यू। और बेटा एक और बात कि कंपनी को अगर सेक्शन 51 अलाउ करता है कि अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन डाला है तो उस केस में डिविडेंड जो होता है वो पेड अप वैल्यू पर भी कैलकुलेट होता है, पेड अप कैपिटल पर भी कैलकुलेट। इसके स्पेशल नोट्स, बोर्ड ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, क्या शेयर होल्डर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके उसको 12% कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल के लिए कि अगर एक इन्वेस्टर के पास 50 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट प्राइस शेयर की 200 रुपए है, और उसने इस शेयर को 190 में खरीदा था, और कंपनी ने 10% डिविडेंड का रेट डिक्लेयर किया, तो उसका डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 10% जो है दोस्तों वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, यानी 10 रुपए पे। तो 1 रुपए का डिविडेंड होगा एक शेयर पे। उस बंदे के पास अगर 50 शेयर है तो 50 रुपए का डिविडेंड। अब आते हैं इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के डिफरेंस के ऊपर। इंटरिम डिविडेंड का सेक्शन बेटा याद करो 123 सब सेक्शन 3 होता है, और फाइनल डिविडेंड थ्रू आउट 123 में है, थ्रू आउट। तो सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड को अनाउंस कौन करता है? इट इज डायरेक्टली अनाउंस्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर at any time during the financial year or from closure of financial year till date of AGM। तो इसका डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। टाइमिंग क्या हो सकती है? या तो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर होगी, या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद और एनुअल जनरल मीटिंग होने के पहले। जबकि फाइनल डिविडेंड हमेशा पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे और उसको शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं एजीएम में डिक्लेयर करते हैं। प्रोविजन ऑन एओए, तो बेटा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए एओए में प्रोविजन होना जरूरी है, जबकि फाइनल डिविडेंड के लिए एओए में प्रोविजन होने की कोई जरूरत नहीं। एओए का परमिशन इसमें जरूरी है, इसमें नहीं। रेटिफिकेशन की बात आते हैं, यानी फर्दर अप्रूवल। तो इंटरिम डिविडेंड को शेयर होल्डर्स का फर्दर रेटिफिकेशन चाहिए होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। फाइनल डिविडेंड में ऐसा कोई लॉ नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड का लॉ, ये एकदम 1 to 1 कंपेरिजन नहीं है, पर रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में कुछ लॉ। ये इंटरिम डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड का लॉ तब अपने को पढ़ना पड़ता है जब कोई कंपनी
करेंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस में चल रही हो और उसके बावजूद भी उसको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का मन हो रहा है, तो एक डिविडेंड का मैक्सिमम रेट लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। वो क्या है, पढ़ते हैं। इफ द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करेंट ईयर अप टू प्रीसीडिंग क्वार्टर, then dividend need not be declared at a rate higher than average rate of dividend declared by a company during preceding 3 financial year। फटाफट बोलता हूं मैं, आपको तो क्लास में पढ़ाया जा चुका है, रिवीजन वीडियो है। अगर कंपनी करंट ईयर में लॉस कर रही है, तो उस कंपनी को यदि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो डिविडेंड का रेट पिछले 3 सालों के एवरेज डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं होना। इसमें स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं कि सर अगर पिछले 3 सालों में 0 0 रेट था, कभी नहीं डिक्लेयर किए, तब क्या होगा? तो बेटा, जीरो इज ऑल्सो अ नंबर। पिछले 3 सालों का अगर डिविडेंड रेट जीरो है तो एवरेज भी जीरो आएगा, तो इस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाए। दूसरा डाउट पूछते हैं स्टूडेंट कि सर अगर 3 में से कोई 2 सालों में डिविडेंड बांटा होगा, 1 साल में नहीं बांटा होगा, तो फिर क्या होगा? तो बेटा, जिस साल नहीं बांटा उसका जीरो रेट लेंगे और जिन 2 साल में बांटा उसका रेट लेके डिवाइडेड बाय 3 करें। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और फाइनल डिविडेंड के लिए कोई ऐसे रेट का लॉ नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड का रेट डिक्लेयर कर प्रपोज करेंगे, उससे ज्यादा रेट शेयर होल्डर डिक्लेयर नहीं कर सकते। बस इतना लॉ है। रिवोकेशन की बात करते हैं, यानी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कैंसिल करने की बात। तो इसमें लॉ है कि इंटरिम डिविडेंड रिवोक हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, जबकि फाइनल डिविडेंड रिवोक नहीं हो। इसके बाद ये 123 सबसेक्शन 4 की एक बात लिखी हुई है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कंपनी को 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में उसको जमा करना होता है। 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना होता है और वो बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक में खोलना। इसके बाद क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और इक्विटी शेयर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और इसमें डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है वो पढ़ेंगे। तो बेसिक इसको नोट्स में प्रेफरेंस शेयर का मैं आपको मतलब ओरली बता रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जो शेयर में 2 टाइप के प्रेफरेंशियल राइट्स हो शेयर होल्डर को। एक, कंपनी के एग्जिस्टेंस के दौरान डिविडेंड पहले मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और दूसरा, कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तो कैपिटल पहले मिलेगा कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जिन शेयर्स पे ये 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं उसको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, और जिसमें नहीं होते उनको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या फीचर होता है? डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन केस इट इज नॉट पेड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर किसी वर्ष प्रॉफिट कम है, उसके कारण प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे हो पाया, तो कोई टेंशन नहीं है, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो अगले साल के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। इट इज पेबल फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। बस ये हो गया कॉन्सेप्ट। और जब तक इनको अपन पूरा डिविडेंड नहीं देते, इंक्लूडिंग अरियर्स पुराने सालों का, तब तक इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं मिले। अब आते हैं दोस्तों दूसरा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे। जब तक लॉ में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो या कोई कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया हो कि आपको जो प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं वो क्यूमुलेटिव हैं, स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है अगर, तो आपके प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, यानी उसका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब जान लेते हैं। डिविडेंड इज पेबल ओनली इन अ ईयर ऑफ प्रॉफिट एंड नो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कोई डिविडेंड या प्रॉफिट एक्यूमुलेट नहीं होगा, ये नो एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड होना चाहिए। होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी पेड अरियर्स ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। भविष्य के प्रॉफिट में से पुराने डिविडेंड नहीं मिलेंगे। राइट टू रिसीव डिविडेंड एक्सपायर्स इफ नॉट डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर। अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो उस साल का डिविडेंड लैप्स हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता डिविडेंड का और कैपिटल का, जैसे मैंने आपको बताया और क्लास में याद कराया हूं बेटा आपको कि प्रेफर इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड है वो डिपेंड करता है 2 चीजों, एक अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे और एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी पे। तो रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन डिविडेंड पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस। ये हमारे नोट्स का रिफ्लेक्शन। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन वाइज डिवीजन में। सेक्शन है 123, सबसे मेन सेक्शन। इसके कई सब सेक्शंस हैं, ये सब सेक्शंस वाइज नोट्स अरेंज है। देखो 123(1) सोर्स ऑफ डिविडेंड के ऊपर है। 123(2) ये कहता है कि कंपनी को डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले। 123(3) ये
इंटरिम डिविडेंड के ऊपर है बेटा, ये इंटरिम डिविडेंड के ऊपर कॉन्सेप्ट 123 पूरा का पूरा इंटरिम डिविडेंड के ऊपर कॉन्सेप्ट 123(4) ये 5 डेज के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 डेज के अंदर डिपॉजिट कराने के ऊपर सेक्शन 123(5) इसमें तीन चीजें हैं कि डिविडेंड पे करने का मोड क्या होगा, डिविडेंड किसको पे किया जाएगा, और एक निधि कंपनी का लॉ। और 123(6) डिविडेंड किसके लिए प्रोहिबिटेड। तो ये सेक्शन समरी है 123 की। आइए पढ़ना शुरू करेंगे, बीच में रूल्स भी आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वाले। आइए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं 123(1) में सोर्स ऑफ डिविडेंड। नोट्स में से ही पढ़ते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के टोटल 4 सोर्स होते हैं, एक करंट ईयर का प्रॉफिट, एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर्स का, या फिर दोनों, ये दोनों को थर्ड पॉइंट बोलेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। पढ़ते हैं, डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज करेंट फाइनेंशियल ईयर, arrived at after providing depreciation in accordance with schedule। यानी करेंट ईयर का प्रॉफिट जिसमें डेप्रीशिएशन माइनस हो चुका है, वो भी ऐसा डेप्रीशिएशन जो शेड्यूल 2 के हिसाब से को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, यानी डिविडेंड का खर्चा राइट ऑफ हो सकता है। या सेकंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स कैलकुलेटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल। शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि क्रेडिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट एंड फ्री रिजर्व्स, यानी पिछले सालों का कमाया हुआ प्रॉफिट जिसमें डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है शेड्यूल 2 वाला, उन सालों के प्रॉफिट को भी, उन ईयर्स के प्रॉफिट को भी यूज किया जा सकता है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। थर्ड है बोथ ए एंड बी। और उसके बाद ये आपको क्लास में बताया हूं कि कुछ कंपनीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे देती है डिविडेंड की, तो उन कंपनीज में गवर्नमेंट अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए उन कंपनीज को पैसे देती है ताकि वो डिविडेंड दे सके। तो कंपनी उन पैसों से भी जो उसको गवर्नमेंट से मिले हैं डिविडेंड देने के लिए, उन पैसों से भी डिविडेंड शेयर होल्डर को दे सकती है। ये प्रिविलेज, ये गुड लक बहुत कम कंपनीज में होता है। नॉर्मली कंपनीज जनरली ऐसे प्रिविलेज सब कंपनीज को नहीं मिलते। money provided by central government or state government for payment of dividend in pursuance of guarantee given by that government, ये वाला सोर्स। अब इसमें बेटा कुछ नोट्स क्लास में याद किए थे, मैं आपको 3 पॉइंट्स फुल स्पीड में बोलता हूँ कि डिविडेंड देने से पहले कंपनी को प्रीवियस ईयर के लॉसेस राइट ऑफ करने होते हैं, प्रीवियस ईयर का डेप्रीशिएशन अगर कंपनी ने चार्ज नहीं किया है, जिसको अरियर ऑफ डेप्रीशिएशन बोलते हैं, उसको भी राइट ऑफ करना होता है। दूसरे नोट में पढ़े थे कि जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन से कमाया गया है, कोई नोशनल गेन है, अनरियलाइज गेन है ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटी, वो वाले प्रॉफिट को एक्सक्लूड करना है। थर्ड नोट में क्लास में पढ़े थे कि कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न नहीं किया होता। तो 3 टाइप के नोट्स क्लास में पढ़े थे, आइए यहीं से पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स एक्सक्लूड अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, on revaluation of assets and any change in the carrying amount of asset or liability। कुल मिला के अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं ले। और मैं आपको जैसे बोल रहा था कि कैरीड ओवर लॉसेस को राइट, ये वाला पॉइंट सेकंड वाला, कैरीड ओवर लॉसेस एंड डेप्रीशिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर्स हैज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट करेंट ईयर प्रॉफिट। और एक पॉइंट और बोल रहा था मैं आपको कि कैपिटल प्रॉफिट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट अर्नड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेंस नॉट अवेलेबल फॉर। इसके अलावा बेटा एक एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफर टू रिजर्व के ऊपर। तो वन लाइनर में आपको वापस रिवाइज करवा दूं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कंपनी की मर्जी पे छोड़ दिया गया है कि वो कितना परसेंट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करे। कंपनी चाहे तो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करे तो भी चलेगा बेटा। तो नोट्स पढ़ते हैं। अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट टू रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। और दूसरा एक नोट यहाँ पे एक और बात रख सकते हैं, कंपनी में डिसाइड नॉट टू ट्रांसफर एनी अमाउंट, ये भी चलेगा। okay?
ये हो गया 123(1). 123(2) ये वाला प्रोविजन, इसमें दोस्तों सिर्फ इतना लिखा है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, वो शेड्यूल 2 के अनुसार होना चाहिए। शेड्यूल 2 कंपनीज एक्ट का एक शेड्यूल है जिसमें असेट्स की यूजफुल लाइफ लिखी है। उसके हिसाब से उसी यूजफुल लाइफ को यूज करके कंपनीज को डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना होता है। अगर ये सेक्शन नहीं होता, ये शेड्यूल 2 नहीं होता ना, तो कंपनीज नाम मात्र के लिए छोटा मोटा डेप्रिशिएशन चार्ज करके भी लॉ का ऐसे झूठा मोटा कंप्लायंस कर देती। कंपनी लॉ ऐसा नहीं चाहता कि कंपनी झूठा मोटा कंप्लायंस करे, इसलिए कंपनी लॉ ने शेड्यूल 2 में प्रॉपर डेप्रिशिएशन के रेट्स या लाइफ दी हुई एसेट्स की कंपनीज को उसी को फॉलो करके डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। और कंपनी जब उतना डेप्रिशिएशन चार्ज करेगी तभी माना जाएगा कि कंपनी ने प्रॉपर डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन शेल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2, ये बात लिखी है 123 सबसेक्शन 2 में। 123 सबसेक्शन 3 इंटरिम डिविडेंड के ऊपर आइए दोस्तों पढ़ते हैं। इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। सबसे पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिक्लेयर। टाइमिंग क्या होती है? ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, या तो साल के दौरान, और एट एनी टाइम फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ एजी। तो ये दो पीरियड्स में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो सकते हैं, या तो थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद और एजीएम से पहले। कहां से डिक्लेयर होगा? सोर्स क्या होगा? सरप्लस इन द पीएल अकाउंट, यानी पुराने सालों का ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा है, तो अपन क्लास में खुली तिजोरी बोलते थे। या फिर प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर। इसका मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के संबंध में इंटरिम डिविडेंड बढ़ रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। मैं क्लास में आपको ऐसे समझाया था कि अगर कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद और एजीएम के पहले उस पर्टिकुलर ईयर के इंटरिम डिविडेंड देने का सोच रही है, तो ये वाला पॉइंट बहुत काम का है, क्योंकि इस पॉइंट में लिखा है कि जिस साल के संबंध में आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, उस साल में आपने जो प्रॉफिट किया है, यानी वो साल खत्म हो चुका होगा, तभी ये वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट उन कंपनीज के काम का है बेटा, जो कंपनीज फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और उस बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही डिविडेंड देने की बात कर रही है, क्योंकि इस पॉइंट में लिखा है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले के क्वार्टर तक जितना प्रॉफिट कमाया है, उसमें से इंटरिम डिविडेंड देने की बात चल रही है। तो प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो जो कंपनी साल के बीच में इंटरिम डिविडेंड देती है, उसके लिए थर्ड पॉइंट काम का है। जो कंपनी साल खत्म होने के बाद और एजीएम के पहले डिविडेंड देने की बात करती है, उसके लिए सेकंड पॉइंट काम का है। इसे समझने के लिए मैं आपको अब आते हैं इंटरिम डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस टिल रिसेंट क्वार्टर। तो ये सबसे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर करेंट फाइनेंशियल ईयर में प्रीसीडिंग क्वार्टर तक, डिविडेंड डिक्लेयर करने के प्रीसीडिंग क्वार्टर तक कंपनी लॉस में चल रही है, जैसे मान लीजिए आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, तो लास्ट क्वार्टर एंड हुआ था कंपनी का 30 सितंबर, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल को। तो अगर कंपनी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक लॉस में चल रही थी और उसके बाद उनको क्रिसमस में इंटरिम डिविडेंड देने का मन हो रहा है, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन, प्रोविजन ये है कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर तो कर देगी, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के डिविडेंड रेट का एवरेज किया जाएगा, उस रेट से ज्यादा इंटरिम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर। इन केस द कंपनी हैज incurred लॉस ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, then such interim dividend shall not be declared at a rate higher than average dividend declared by the company during immediately preceding 3 financial। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, रूल 3। इसमें ओरली एक बार फटाफट बता दे रहा हूं क्लास में कैसे याद किए थे, कि अगर कोई कंपनी को करेंट फाइनेंशियल ईयर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो कंपनी अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट जिसको उसने रिजर्व में ट्रांसफर करके रखा, उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। बट इसमें कंपनी को रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स फॉलो करना पड़ता है। ये अपन हिंदी मतलब सबसे बेसिक याद किए थे। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में ध्यान दीजिए। इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स।
यानी वही आउट ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू फ्री रिजर्व्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ 3 कंडीशन। इसकी 3 कंडीशन होती थी। याद करो क्लास में क्या याद किया। नंबर 1, पहले बेटा मैं बोल दे रहा हूँ फिर पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़े थे कि डिविडेंड का रेट पिछले 3 सालों के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा नहीं होगा। बट ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगी अगर कोई कंपनी ने पिछले तीनों साल में डिविडेंड, यानी इस कंडीशन को सेट असाइड कर। दूसरी कंडीशन कहती थी कि डिविडेंड का रेट क्या रिजर्व में से अपन निकाल कितना सकते, तो उसका अमाउंट होता था पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%। मैक्सिमम इतना विदड्रॉ कर सकते, और जो अमाउंट अपन विदड्रॉ करते हैं उसमें अपने को करंट ईयर में यदि लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर के बाद जो अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं कि कंडीशन 2 के हिसाब से मैक्सिमम डिविडेंड। कंडीशन 3 कहता था कि जो भी डिविडेंड आप दे रहे हैं 1 और 2 में लोअर जो भी डिविडेंड आप देना फाइनल कर रहे हैं उतना अमाउंट आप अपने फ्री रिजर्व्स के ओपनिंग बैलेंस में से माइनस की और चेक कीजिए कि उसके बाद जो बैलेंस बचा है फ्री रिजर्व में वो पेड अप कैपिटल का 15। अगर 15% से ज़्यादा बचा है तो जो आपने ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट किया वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से नीचे चला जा रहा है तो आपको डिविडेंड और कम करनी, ऐसा क्लास में याद ये नोट्स। The rate of dividend shall not exceed average of dividend of 3 preceding financial years. Second, total amount withdrawn from the free reserve shall be not more than 1/10 of the paid up share capital plus free reserve. और उसके बाद amount drawn shall be first utilized to set off the losses of current year. और उसके बाद last third condition, the balance in the reserve after such withdrawal shall be at least 15% of paid up share capital. और ये जो सब रूल 1 था ये वाला, this shall not apply to a company which has not declared any dividend in the each of the 3 preceding। ये बेटा रूल्स हो गए। उसके बाद 123 सबसेक्शन 4 तो आप जानते ही हैं ये आपका 5 डेज वाला लॉ है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शुड बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और आखिरी में 123(5) ये 3 चीजें बताता है कि डिविडेंड पे किसको करेंगे और उसके बाद उसका मोड क्या होगा और थोड़ा सा लॉ निधि कंपनी। आइए पढ़ते हैं। डिविडेंड शेल बी पेड बाय द कंपनी ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंक। ये हो गया पेबल टू। इट शेल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश, यानी कैश में ही पे करना है, मनी पे करना है, इन काइंड अलाउड नहीं। बट आपको याद होगा मैं बताया था इसका एक एक्सेप्शन है कि कंपनी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए बोनस शेयर्स या बोनस कॉल जरूर दे सकती है। वो लॉ, वो राइट कंपनी के पास अभी भी है। नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द कंपनी from capitalization of profit or reserves for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying up unpaid amount on any share। और निधि कंपनी के ऊपर एक और लॉ था इसमें। निधि कंपनी में ये था कि अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड कैश में पेबल है, अगर वो व्यक्ति कंपनी से डिविडेंड 30 डेज में क्लेम नहीं करता तो कंपनी वो डिविडेंड अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर सकती है, जमा कर सकती है। तो निधि कंपनी में ये था इफ शेयर होल्डर डज नॉट क्लेम dividend payable in cash in 30 days, then company can transfer it to his account, के अकाउंट में ट्रांसफर कर। बहुत छोटा सा प्रूफ। और 123(6) लास्ट ये है दोस्तों डिविडेंड प्रोहिबिटेड कौन सी कंपनी। तो दो लॉ याद किए थे क्लास में। जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसके लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना प्रोहिबिटेड है, और जो कंपनी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 यानी पब्लिक डिपॉजिट्स के सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं कर रही है तो जब तक डिफॉल्ट रहेगा तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं। दैट्स इट। A company which fails to comply with the provisions of section 73 and 74 shall not, so long as the failure continues, declare any dividend on its equity shares। And note दूसरा, section 8 companies are prohibited from paying any dividend to its members
इट्स प्रॉफिट्स आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड ओनली फॉर प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी। ये हो गया आपका 1.2।